नमस्कार। भाषा का शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो आगे की चर्चा है वह दरअसल आपको भाषा की कक्षा में लेकर जाने वाली है। तो आइए हम देखते हैं कक्षा 1 में भाषा शिक्षा की प्रक्रिया कैसे हो रही है। आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है मैं भी। एक अंडा है, उसमें से अंडा फूटा तो एक छोटा सा बच्चा निकल रहा है। यही है बतख का बच्चा। लेकिन ये कौन है? यानी कि बतख के बच्चे के पास एक और अंडा है। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। यानी कि ये दो अंडे थे। एक अंडे में था बतख का बच्चा और दूसरे अंडे में था मुर्गी का चूजा। तो ये मुर्गी का चूजा बोलता है मैं भी आ गया, मैं घूमने जा रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला मैं भी चलूंगा। चूजा बोला मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों जो हैं बच्चे, यानी कि एक बतख का बच्चा और एक मुर्गी का बच्चा, दोनों कुछ खोदने में लगे हुए हैं। तो बतख के बच्चे ने बोला मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं भी खोदूंगा। मैं तैरना चाहता हूँ। बतख का बच्चा बोला मैं भी। चूजा बोला अब ये तो दोनों बच्चे जो हैं नदी किनारे आ गए हैं। बतख का बच्चा तो नदी में तैर सकता है, लेकिन क्या चूजा नदी में तैर पाएगा? देखो मैं तैर रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला मैं भी तैरूंगा। ये चूजा बोला, उसने कहा मैं भी तैरूंगा। और फिर आवाज आती है बचाओ बचाओ। चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। ये कितना मजेदार दृश्य है कि बतख का बच्चा किनारे पर है और चूजे को वह सिर से पकड़कर बाहर निकाल रहा है। आपने देखा कि भाषा की कक्षा में हम किस तरह से कहानी को विस्तार देते हैं। चाहे किसी कहानी का शीर्षक हो, चाहे कहानी में आने वाले पात्रों को नाम देना हो, या फिर ऐसी तमाम तरह की गतिविधियां हो जिसे करने में बच्चों को मजा आए। तो आइए देखते हैं कि भाषा की कक्षा में और क्या होने वाला है। आइए हम ये करके देखते हैं कि क्या तैरेगा, क्या डूबेगा। तो अब हमने सारा सामान तैयार कर लिया है। पानी भी रख लिया, पत्ते, फूल और शार्पनर, रबर, पेंसिल, बहुत सारा सामान हमने इकट्ठा किया है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तैरेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डूब जाएंगी। तो हम शुरू करें। तो सबसे पहले हम पानी में डालते हैं ये प्लास्टिक की बॉल। अरे ये तो तैर रही है। एक और बॉल डाल के देखते हैं कि तैरेगी कि डूबेगी। ये भी तैर रही है। अब हमने ये लिया पत्थर। अब ये देखते हैं कि पत्थर तैरेगा या डूबेगा। ये तो डूब गया। हम लेते हैं शार्पनर। ये तैरेगा या डूबेगा? ये अभी तो तैर रहा है। हमने ये लिया एक छोटू सा रबर और इसे डाला। ओह ये तो पानी में डूब गया। हमने ये ली एक पेंसिल और इसे पानी में डाला। ये तो तैर रही है। हमने एक लिया ये ढक्कन। देखते हैं डूबेगा कि तैरेगा। ये तो तैर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो लकड़ी की चीज़ें हैं, जो हल्की चीज़ें हैं, वे पानी पे तैरती हैं, और जो पत्थर है, कांच है, जो भारी चीज़ें हैं, वे पानी में डूब जाएंगी। मुझे मालूम है कि आपको ये गतिविधि देखकर बहुत मज़ा आया होगा। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा क्यों आया? हम ये सोच रहे हैं कि क्या डूबा क्या तैरा में भाषा कहाँ है। इसमें भाषा मौजूद है। जब एक टीचर ये कहती है कि आइए देखते हैं कि क्या डूबेगा क्या तैरेगा, और जब टीचर एक एक चीज़ को पानी के अंदर डालती हैं तो डूब गया तैर गया, डूब गया तैर गया, ये क्या है? ये भाषा ही है। बच्चे जब इस तरह की भाषा को सुनते हैं और जब वे इस प्रयोग को स्वयं करके देखेंगे तो उनकी अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां होंगी। यह अभिव्यक्ति दरअसल भाषा का हिस्सा है। इस पूरे वीडियो से, इस पूरी क्लास की प्रक्रिया से ये समझ में आना चाहिए हमें कि भाषा की कक्षा और विज्ञान की कक्षा और गणित की कक्षा और पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कोई अलग कक्षा नहीं है। जब हम भाषा सीखने सिखाने की बात करते हैं तो उसमें गणित भी शामिल है, पर्यावरण अध्ययन भी शामिल है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि पहली क्लास में भाषा की कक्षा का स्वरूप क्या होता है। डॉक्टर नीलकंठ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी भाषा की कक्षा में कहानी और कविता के इर्द गिर्द क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, और एक भाषा का शिक्षक या फिर भाषा के शिक्षक अपनी कक्षा में किस तरह से गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। आइए आज हम एक कविता के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो धारणाएं अभी तक हमने बनाई है भाषा पढ़ने और समझने के संदर्भ में, उनका किस प्रकार से व्यावहारिक उपयोग करें। इसके लिए जिस कविता का चयन किया गया है उसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, और कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले हम इस कविता का पाठ प्रारंभ करते हैं। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो आपने इस कविता का पाठ सुन लिया। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से यह साझा करना चाहूँगा कि किसी भी कविता को समझने और समझाने के लिए सबसे बेहतर तरीका उसका एक उचित पाठ होता है। उचित पाठ का मतलब आरोह अवरोह के साथ, लय के साथ, उसके अर्थ और भाव के साथ जब किसी कविता का आप पाठ करते हैं तो आधे से अधिक कविता आपके समझ में आ जाती है और आपके विद्यार्थियों के समझ में भी आ जाती है। तो अलग अलग विधाओं को पढ़ना, कहानी, नाटक, कविता आदि को भी एक कौशल है भाषा का। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल जिनकी हम बात करते हैं, ये अलग अलग कौशल नहीं हैं, ये एकीकृत कौशल हैं। और जैसे ही आप कहते हैं कि कविता पढ़ो तो कोई न कोई उसी कक्षा में कविता को सुन भी रहा होता है। जब आप विद्यार्थियों से कुछ पूछते हैं तो वो बोल भी रहे होते हैं। जब आप उनसे ये कहते हैं कि लिखो और दिखाओ तो लिख भी रहे होते हैं। कहने का मतलब ये कि एक कविता को पढ़ते पढ़ाते आप भाषा के सारे कौशलों पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये कौशल अलग अलग नहीं होते हैं, एकीकृत होते हैं। एक अकेला विद्यार्थी भी जब कविता को पढ़ रहा होता है तो वो उसको सुन भी रहा होता है, समझ भी रहा होता है। तो ये सारे कौशल समझ के साथ होते हैं। अगर आप किसी कविता को, कहानी को, नाटक को सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं तो वो कौशल का उपयोग नहीं है, वो सिर्फ सुनना भर है। सुनना कौशल में परिवर्तित तब होता है जब आप उसको समझकर सुनते हैं, समझकर उसको अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं। इसलिए जब कभी भी भाषाई कौशल को आप समझें और समझाएं, अपने विद्यार्थियों का उसके आधार पर आकलन करने की कोशिश करें, तो यह ध्यान में ज़रूर रखें कि ये सारे के सारे कौशल एकीकृत हैं। अब कई बार ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कविता में आए हुए शब्दों का हम क्या करें? क्या उन शब्दों का अर्थ हम पहले ही बता दें या उन शब्दों को हम विद्यार्थियों तक पहुंचने दें, उनको आगे पीछे के संदर्भ में उसका अर्थ करने दें, और अगर उसमें वो सक्षम ना हो तब हम अपनी तरफ से संकेत दें और संकेत देते हुए उन्हें अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ें और वहाँ तक पहुँचाएँ। दूसरी बात यह कि हर शब्द मुश्किल शब्द नहीं है। किसी विद्यार्थी के लिए कोई शब्द मुश्किल हो सकता है तो दूसरे के लिए आसान भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है जुंडी, दाना, या और भी रस, रुचि, ऐसे तमाम शब्द हैं जो उस कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों की अपनी मातृभाषा में भी मौजूद होंगे। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप पहले उन शब्दों की सूची विद्यार्थियों के समक्ष रखें और उनसे कहें कि थोड़ा आप ध्यान दें और अपनी अपनी मातृभाषा में चोंच के लिए शब्द ढूंढें।
जुंडी के लिए शब्द ढूंढें। इसी तरह के और भी, रुचि के लिए, रस के लिए। तो आप देखें कि बच्चे तुरंत भोजपुरी से, पंजाबी से, मैथिली से, बांग्ला से, जिस किसी पृष्ठभूमि के वो विद्यार्थी होंगे वो शब्द ढूंढ कर ले आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको अपनी मातृभाषा से भी जोड़ रहे हैं। चाहे आप हिंदी पढ़ाएं या अंग्रेजी, आप उनकी मातृभाषा को स्वीकार जरूर करें, उनकी मातृभाषा का सम्मान जरूर करें। और उनकी मातृभाषा से होते हुए जब आप किसी भाषा पर आएंगे तो वो सक्रियता के साथ, आनंद के साथ सीखेंगे। तो हम मातृभाषा का उपयोग करते हुए, बहुभाषिक अवधारणाओं का उपयोग करते हुए भाषा और साहित्य के शिक्षण में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कई बार ये प्रश्न भी सामने आ खड़ा होता है कि क्या कविता के माध्यम से भी व्याकरण को पढ़ाया जा सकता है? तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से कविता ही नहीं, किसी भी विधा के सहारे आप व्याकरण को पढ़ा सकते हैं। और व्याकरण पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका भी यही है कि आप पहले किसी न किसी विधा को सामने रखें और उसके बाद उसमें आए हुए शब्दों, उसमें आए हुए उपयोग और वाक्य संरचनाओं के आधार पर व्याकरण का शिक्षण करें। जैसे आप अपने विद्यार्थियों से यह कह सकते हैं कि यहाँ जो चिड़िया है उसकी विशेषता क्या है। तुरंत आपको विद्यार्थी बताएंगे, बच्चे बताएंगे कि सर वो नीले पंखों वाली है, सर वो संतोषी चिड़िया है, वो गर्वीली चिड़िया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? चिड़िया की विशेषता ही तो बता रही हैं। और जो विशेषता बताए वो विशेषण है। तो आपको अलग से विशेषण की अवधारणा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस कविता के माध्यम से ही विशेषण को पढ़ा सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ, रस उड़ेल कर गा लेती है। अब यहाँ पर आप देखें कि गाना क्रिया है और कैसे गाती है? रस उड़ेल कर। तो अब गाना जो कि क्रिया है या खाना जो कि क्रिया है, कैसे खा रही है, कैसे गा रही है, जो बता रहा है, जो बताए वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं। तो आप चाहें तो यहीं पर रुक कर रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका उदाहरण लेकर उसे क्रिया विशेषण भी बता सकते हैं। और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जहाँ चिड़िया मौजूद है वहाँ संज्ञा के लिए आप कहीं और क्यों जाएंगे। चिड़िया खुद ही संज्ञा है। आप बताइए, ये जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, यही चिड़िया तो संज्ञा है। दूर जाने की क्या ज़रूरत है? और जब चिड़िया कहती है कि मैं और मुझे, तो वहाँ पर आप देखिए कि सर्वनाम का उपयोग है। तो आप इस कविता के माध्यम से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और भी बहुत सारे व्याकरण के बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। वस्तुतः शब्दों का भी अर्थ संदर्भ में ही खुलता है और व्याकरण को भी संदर्भ में ही पढ़ाया जाना चाहिए। जब तक आप आगे पीछे के संदर्भ को, जिसे आप कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, सामने नहीं रखेंगे, तब तक विद्यार्थियों के समझ में वो बात आएगी नहीं। इसीलिए व्याकरण के क्षेत्र में भी उदाहरण सामने होना चाहिए, तब आप परिभाषा बताएं, तब उसके बारे में आप जानकारी दें, तो विद्यार्थियों की समझ का वो हिस्सा बनेगा। अन्यथा वो सिर्फ रट सकते हैं, समझ के हिस्से के रूप में उसका उपयोग शायद न कर पाएँ। इस कविता का अर्थ करते हुए आप अर्थ तो करें ही, अर्थ करने के लिए विस्तार से समय चाहिए जिसका आप उपयोग कर सकते हैं कक्षा में, लेकिन अर्थ को करने की प्रक्रिया में भी कुछ गतिविधि को आप जरूर ध्यान में रखें। जैसे वह छोटी संतोषी चिड़िया मैं हूँ। तो मैं चिड़िया हूँ, हर किसी के मन में चिड़िया होती है और वो कूद कर बाहर निकल जाना चाहती है, उछल कर बाहर निकलना चाहती है। मन होता है कि उड़कर इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। कहने का मतलब ये कि एक स्वतंत्र मन का भाव चिड़िया के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। तो आप अपने विद्यार्थियों से कह सकते हैं कि अपने आप को चिड़िया मानते हुए आपके मन में जो भी भाव आ रहा है वो कविता के रूप में, कहानी के रूप में, डायरी के रूप में या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से अगर कोई लड़की है तो वो उसके सामने जो चुनौतियां हैं, उसके मन में जो भाव हैं, उन भावों को वो अभिव्यक्त करेगी।
अगर कोई विद्यार्थी खेलता कूदता है तो हो सकता है वो उस तरह के भाव को अभिव्यक्त करें, और इस तरह से अलग अलग भावों को जोड़कर आप सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों तक उस कविता का विस्तार कर सकते हैं। जब तक आप ज्ञान और अर्थ सृजन की प्रक्रिया में अपने विद्यार्थियों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक वो कविता उनसे जुड़ेगी नहीं और उनकी समझ का हिस्सा भी नहीं बनेगी। तो आपने देखा कि एक कविता का उदाहरण लेकर कैसे आप बच्चों की मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं, आप राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, उसे परिवेश से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार आप शब्दों के अर्थ तक उनको ले जा सकते हैं, आगे पीछे के संदर्भ को देखते हुए इसी कविता के माध्यम से आप व्याकरण को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो यह एक तरीका है जिसका उपयोग एक खास विधा के संदर्भ में आपने किया। आप इस तरह के और भी उदाहरण ले सकते हैं। अभी बहुत सारी धारणाएं हैं जो इस एक कविता में नहीं आ पाई होंगी। आप और विधाओं को लें और कविताओं को लें और अब तक जो भी आपकी धारणाएं बनी हैं और बनाई गई हैं इस निष्ठा ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान, उसका उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान अवश्य करें। धन्यवाद।